ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन मेरा एक कॉमन एम है और एक कॉमन प्रोटोकॉल के साथ हम अभी काम कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बुक उठाते हैं, राइट, जहाँ पे हमें अच्छा इंफॉर्मेशन जो है वो जहाँ पर भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलता है उस बुक को हम टेकअप कर लेते हैं और उससे रिलेटेड एग्जैक्ट लैंग्वेज उसकी मैं अभी तक यूज कर पा रहा हूँ, उनके एग्जैक्ट लैंग्वेज लेते हैं और वो स्लाइड पे हम लिखते हैं। बुक का अभी हम रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को कि आपको ज़रूरत है तो फिर आप इस बुक को पढ़िए, राइट। और हमारा मेन काम क्या है कि उनके जो बुक में जो लाइन बाय लाइन जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको एक्सप्लेन कर देना, ताकि स्टूडेंट्स को एक बार तो बेनिफिट हो जाए और वो वैलिडेट भी कर पाए, वो आप आगे उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, राइट। तो मेरा मेन एम ये है। तो आज हम इस बुक, सबसे पहले इस बुक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस बुक से रिलेटेड जो भी मटेरियल मैंने इकट्ठा किया रिलेटेड विद द हाइपोथेसिस टेस्टिंग वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो देखो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज देखो क्या है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग विथ SAS एंड R। ये दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, एक SAS है और दूसरा जो है R एक सॉफ्टवेयर है। R जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और SAS जो है वो आपका वेंडर प्रोवाइडेड है, कंपनी का है, प्राइवेट कंपनीज का, जिसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, राइट। लेकिन देखो व्हाट इज टू बी नोटिस्ड ये करना है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे भी एक बुक है। सो जो भी हम लोग टॉपिक अभी पिकअप कर रहे हैं वो याद रखिएगा कि हम पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक ओवरव्यू जरूर बता देंगे ताकि आपका हिम्मत बने कि ठीक है आप इस डायरेक्शंस में कुछ काम करना चाहते हो, फर्दर पढ़ना चाहते हो। और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले आप नेट से डाउनलोड करके देख रहे थे कि भाई इस मल्टीपल चॉइस में क्या आंसर होगा, जो कुछ भी आपने पढ़ा, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे यदि ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। विद दैट ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई विल स्टार्ट मूविंग नेक्स्ट, ठीक है। सो द थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग was basically founded 100 years ago by the Britain's Ronald Elmer Fisher। याद रखना है, फीसर, इगोन शार्पे पियर्सन एंड पोले जेरी न्यूमन। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं, राइट, स्टैटिस्टिशियन हैं, फिशर, पियर्सन एंड न्यूमैन, राइट। इन लोगों ने स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का फाउंडेशंस क्रिएट किया, राइट, करेक्ट। तो दे आर द फाउंडर फॉर दिस। सो एक हिस्टोरिकल पार्ट है। नाउ इट इज इट सीम्स दैट वी हैव यूनिक टेस्ट थ्योरी फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिकल स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, बट द अपोजिट इज ट्रू। मतलब आजकल हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ एक ही थ्योरी है जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। What is true? On the one hand, Fisher developed the theory of significance testing। फिशर ने क्या डेवलप किया? थ्योरी ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्टिंग। देखो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल की बात कर रहे थे, राइट। तो सिर्फ सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा की टेस्टिंग की बात फिशर ने करी, ये डेवलप किया था, समझ गए। एंड ऑन द अदर हैंड, राइट, और दूसरे में न्यूमैन एंड पियर्सन डेवलप द थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, करेक्ट। तो पियर्सन ने क्या डेवलप किया? थ्योरी ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, जबकि न्यूमैन एंड पियर्सन ने थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थ्योरी डेवलप करी, राइट, करेक्ट। कोई डाउट? No, very nice. Where is the Fisher theory? The formulation of null hypothesis is enough। मतलब यदि आप फिशर की जो थ्योरी थी जिसमें सिग्निफिकेंस लेवल टेस्ट करना है, उसमें सिर्फ नल हाइपोथेसिस का ही जरूरत है,
यदि आपने नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर दिया तो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग हो सकती है फिशर के थ्योरी के हिसाब से। न्यूमैन एंड पियर्सन थ्योरी डिमांड्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज वेल। लेकिन यदि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है और अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड पियर्सन तो आपको नल हाइपोथेसिस भी चाहिए और साथ साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। They open the door to calculating error probabilities of two kinds. इनकी थ्योरी जो थी न्यूमैन और पियर्सन की, वो वहां से दो टाइप के एरर प्रोबेबिलिटी जो थी वो कैलकुलेट करने का रास्ता खुला, राइट? क्या क्या? नेमली द फॉल्स रिजेक्शन या टाइप 1 एरर। देखो टाइप 1 एरर को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स रिजेक्शन। फॉल्स रिजेक्शन या टाइप 1 एरर, राइट? और हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी यही देखा था, करेक्ट? राइट? फॉल्सली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 अल्फा, करेक्ट? तो टाइप 1 एरर इसको अल्फा भी बोलते हैं, फॉल्स रिजेक्शन भी बोलते हैं, टाइप 1 एरर भी बोलते हैं। एंड ऑफ ए फॉल्स एक्सेप्टेंस, राइट? फॉल्स एक्सेप्टेंस मतलब गलती से गलत एक्सेप्ट कर लेना, राइट? फॉल्स एक्सेप्टेंस इज द टाइप 2 एरर ऑफ नल हाइपोथेसिस, राइट? देखो एक क्या है, पहला फॉल्स रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज टाइप 1 एरर। देखो अब मल्टीपल चॉइस ऐसे ही वर्ड्स में बनेंगे, वर्ड घुमा के खेल खेलेंगे, टाइप 1 एरर भी बोलेंगे या फॉल्स रिजेक्शन यूज कर लेंगे, उसके लिए वो लोग फॉल्स एक्सेप्टेंस यूज कर लेंगे या टाइप 2 एरर यूज कर लेंगे। लेकिन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, नल हाइपोथेसिस से रिलेशनशिप दिखा रहा है। यहाँ पे क्या मीन्स, फॉल्स रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज टाइप 1 एरर। क्या याद रखना है? फॉल्स रिजेक्शन ऑफ null hypothesis is type 1 error. False acceptance of null hypothesis is type 2 error. Right, that is beta, or this is alpha. Correct? This leads to the well-known Newman-Pearson lemma, which helps us to find the best critical reason for a hypothesis test with a simple alternative. Right? The largest difference of both schools, मतलब फिशर और न्यूमैन एंड पियर्सन का, आर फिशरियन मेजर ऑफ एविडेंस ऑफ पी वैल्यू एंड द न्यूमैन पियर्सन एरर रेट अल्फा। यहाँ पे सिर्फ पी वैल्यू से एविडेंस सिग्निफिकेंस लेवल का पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे एरर रेट चाहिए हमें, ये अल्फा जो टाइप 1 एरर चाहिए मुझे, करेक्ट? इसमें एरर इंक्लूडेड है। और देखो ये क्या बोले, न्यूमन पियर्सन लीमा क्या बोल रहे हैं, विच हेल्प्स अस टू फाइंड द बेस्ट क्रिटिकल रीजन फॉर द हाइपोथेसिस विद ए सिंपल अल्टरनेटिव। मतलब एक नल हाइपोथेसिस होगा और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, और जो रिजल्ट जो आएगा हेल्प अस टू फाइंड, उस रिजल्ट से जो स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे उससे उसका वैल्यू वो बेस्ट क्रिटिकल रीजन में आ रहा है कि नहीं आ रहा फॉर ए पर्टिकुलर हाइपोथेसिस, वो वहां से हमें चीजें मिल जाती हैं। ओके, सो देखो इस पर्टिकुलर स्लाइड पे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर चुके कि फिशर ने थ्योरी दी किसके, सिग्निफिकेंस टेस्ट करने के, और फिशर की थ्योरी के हिसाब से सिग्निफिकेंस यदि टेस्ट करना है तो उस केस में क्या चाहिए मुझे, हमें सिर्फ नल हाइपोथेसिस चाहिए और पी वैल्यू। लेकिन न्यूमैन एंड पियर्सन की थ्योरी ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थ्योरी डेवलप करी, और इनके हिसाब से हमेशा दो होना चाहिए, एक नल हाइपोथेसिस भी होना चाहिए और उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी होना चाहिए। वहां पे दो रेट है, दो काइंड ऑफ एरर इन्होंने डिफाइन करा। पहला कि यदि नल हाइपोथेसिस को फॉल्सली रिजेक्ट करते हो तो टाइप 1 एरर होगा, और यदि फॉल्सली एक्सेप्ट करते हो नल हाइपोथेसिस को तो टाइप 2 एरर होगा। जो टाइप 2 एरर को बीटा भी बोलते हैं और टाइप 1 एरर को अल्फा भी बोलते हैं, और टाइप 1 एरर को अल्फा को सिग्निफिकेंस लेवल भी बोलते हैं, करेक्ट? आगे चले, राइट, नाइस। With the Newman-Pearson theory, the error rate alpha is fixed.
and must be defined before performing the test. मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के पहले आपको अल्फा फिक्स करना पड़ेगा पहले। वो अल्फा का वैल्यू हमेशा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिक्स होता है, जो हम लोगों ने अभी देखा कि 0.05 ये स्टैंडर्ड है, 80% नहीं, 0.05 जो है अल्फा का वैल्यू वो स्टैंडर्ड है सिग्निफिकेंस लेवल, राइट। Within the Fisherian context, p-value is calculated from the value of test statistics as a quantile of the test statistic distributions and serves as a measure of disproving the null hypothesis. बोला फिशेरियन के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो सिग्निफिकेंस लेवल जो है पी वैल्यू कैलकुलेट करना है, और जिस जो भी हाइपोथेसिस बनाया उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम एक उसका टेस्ट का स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, राइट। वहां से जाकर उस स्टैटिस्टिक्स से हम पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और वो पी वैल्यू का जो आता है वो वहां से उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। सो ये फिशेरियन की थ्योरी थी, राइट। Over the decades, both theory have merged together, but now अब क्या है, दोनों थ्योरी को लोगों ने मर्ज कर दिया। पहले ये दोनों थ्योरी अलग अलग थी, सिग्निफिकेंस वाले और हाइपोथेसिस वाले। अब क्या है, लोगों ने मर्ज कर दिया, राइट। टुडे इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस, क्या है, एंड डिस्क्राइब्ड बाय मोस्ट टेस्ट बुक टू परफॉर्म न्यूमैन पियर्सन टेस्ट। मतलब सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं अब हम लोग, जिसमें नल हाइपोथेसिस भी होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, करेक्ट, अल्फा होगा, बीटा होगा, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, करेक्ट। And instead of comparing the value of test statistics with critical reason to decide from the p value, मतलब बेसिकली यहाँ पे याद आजकल कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि हमें न्यूमैन पियर्सन टेस्ट लगाना है, जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना है, बस हमें सिग्निफिकेंस अलग करने की जरूरत नहीं है। नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ए की टूल in a statistical inference next to the point estimation and confidence test. देखो तीन टेस्ट है, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, एक है पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में मीन निकालते हैं, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और कॉन्फिडेंस टेस्ट मतलब मीन का वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो बोला ऑल थ्री कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पॉइंट एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस टेस्ट, राइट। ऑल थ्री कॉन्सेप्ट्स मेक एन इन्फरेंस अबाउट ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ए सैंपल टेकन फ्रॉम इट। मतलब हम पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं, किसके बारे में, उस पॉपुलेशन के बारे में जिस पॉपुलेशन से मैंने सैंपल ड्रॉ किया था, करेक्ट, राइट। दस हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एम्स एट ए डिसीजन whether or not a hypothesis on the nature of the population is supported by the sample। इसका क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक डिसीजन की बात करता है ऑलरेडी, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से रिलेटेड है। मतलब कि हमने कोई सैंपल लिया, उस सैंपल के बेसिस पे उसको कुछ डिसीजंस लेने हैं, राइट। तो मान लो कि जो भी सैंपल लिया है उस सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में कुछ आइडिया लगा रहा है, तो जो आइडिया लगा रहे हैं हम, राइट, वो हाइपोथेसिस वो सही है या नहीं है, हम उसको क्या एक्सेप्ट करें, अल्टरनेट वाले को एक्सेप्ट करें कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें, बेस्ड ऑन द सैंपल जो लिया, जो पॉपुलेशन से मैंने एक सैंपल लिया, और सैंपल का जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट को मुझे पॉपुलेशन पे अप्लाई करना है। तो उस केस में हमने हाइपोथेसिस क्या बनाया, दो बनाए हैं, नल हाइपोथेसिस की अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो मैं किसको एक्सेप्ट करूं, नल हाइपोथेसिस को करूं कि अल्टरनेट को करूं, या नल, या दूसरे वे में बोलो तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूं या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूं, ओनली वन टर्म। इसी का काम जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग यही काम करता है।
उसको सिर्फ सैंपल के बेसिस पे जो भी स्टैटिस्टिक्स निकला हुआ है उसको ये डिसाइड करना है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। दैट्स ऑल, सारा खेल इसके ऊपर है, राइट? यही बोल रहा है। नेचर ऑफ द पॉपुलेशन इज सपोर्टेड बाय द सैंपल्स ऑल नो। ठीक है जी। वी डिनोट ए सैंपल साइज in by x1 x up to xn where the xi are the observation of identically independently distributed random variable xi 1 to n। मतलब क्या है कि हमने सैंपल लिया, n सैंपल लिया, इसका मतलब सिंपल हुआ। सैंपल का मतलब पॉपुलेशन था, उसमें से n सैंपल लिया, n अलग अलग 1 2 3 ऐसे करके n सैंपल लिया। यूजुअली some further assumptions are needed concerning the nature of mechanism of generating the sample। सैंपल को कैसे जनरेट किया, कैसे करना है, कैसे सैंपलिंग लेना है, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, वो अलग बात है। These can be rather general assumptions like symmetric continuous distributions। Often a parametric distribution is assumed with only parameter values unknown। For example, the Gaussian distribution with both or either unknown mean and variance। In this case, hypothesis test deals with the statement on the unknown population parameters। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं कि जनरली जब भी हम लोग सैंपल लेते हैं, राइट, तो उस पॉपुलेशन के बारे में हमारे पास एक एग्जम्पशन होता है कि वो पॉपुलेशन किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है। जैसे मान लो कि वो हो सकता है कि वो पॉपुलेशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता हो, जैसे हाइट ऑफ द पीपल पूरा इंडिया में। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम एस्यूम करके चलते हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है, लेकिन मीन हाइट क्या है लोगों की और उसका वेरिएंस कितना है पॉपुलेशंस में, मतलब रेंज क्या है हाइट का लोगों का, ये चीज जनरली हमें पता नहीं होता। इट इज अननोन, वही बोल रहा है, इट इज अननोन मीन एंड अननोन वेरिएंस, राइट? समझ गए? तो बेसिकली ये इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन उठाएगा कि मीन, जो मीन हमने सैंपल से निकाला वो वाकई पॉपुलेशन मीन है क्या, यहां पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कर सकते हैं। समझ गए? तो उसी केस में कि हम पहले मान लेते हैं कि सैंपल मीन विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, राइट, नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कि नहीं है सैंपल मीन के बराबर पॉपुलेशन मीन, राइट। तो गॉसियन स्टैटिस्टिक्स लगेगा क्योंकि हमने एस्यूम क्या किया था पॉपुलेशन के बारे में, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस। तो स्टैटिस्टिक्स उसका लगेगा, वहां से जो रिजल्ट आएगा तब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है वो डिसीजन होगा। गॉट इट? ईच ऑफ द स्टैटिस्टिकल बोल रहे हैं, ईच ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग चैप्टर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ द कंजक्टर टू बी डिसाइडेड अपॉन टुगेदर विद द मेड assumptions। नेक्स्ट, द टेस्ट प्रॉब्लम इज formalized by the null hypothesis H0 and alternative hypothesis H1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको दो ढंग से बनाना है। पहला null hypothesis H1 H0 and alternative hypothesis H1। If the statement on the population parameter is of interest, right, often the parameter space this is partitioned into the two disjoint sets 0 and phi 1 with phi 0 union phi 1 is equal to phi corresponding to H0 and H1 respectively। मतलब ये बोला कि पॉपुलेशन को ऑफन जो होता है उसको पार्टीशन कर देते हैं दो पार्ट में। एक पार्टीशन वो होता है कि जहां पे नल हाइपोथेसिस सही होगा और दूसरा पार्टीशन जो होगा वो जहां पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही होगा। देखो वही लिखा, H0 सही है नहीं तो H1 सही है। ठीक है, तो देखो इसमें दो चीज होते हैं, एक तो इसी सैंपल वैल्यू से एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जिससे टी स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू निकालते हैं हम लोग बेसिकली, राइट। और स्टैटिस्टिक्स, टी स्टैटिस्टिक्स मतलब नहीं, वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का, और वो डिपेंड करता है कि
यहाँ पे दो चीज है, इसी डेटा से हमें पता चलता है कि भाई हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट एस्टेसिस बोल रहा है कि मस्ट बी नोन, पहले से पता होना चाहिए, गिवन दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो नल हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हुए, राइट, हर बुक में आप देखोगे तो एक स्टैटिस्टिकल टेबल दिया होता है जिसमें उसके क्रिटिकल वैल्यूज को मेंशन किया होता है, जिसमें एक एक्सिस पे इधर की तरफ पी वैल्यू उसका दिया होता है, आगे चल के हम पी वैल्यू आएगा वो क्या है बताएंगे, और इधर की तरफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखा होता है। मतलब कि जैसे मान लो कि दो ग्रुप का कंपैरिजन कर रहे हो, तो एक ग्रुप में 30 पेशेंट थे, दूसरे में 30 थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 हो जाएगा या 60 होएगा, जो भी होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस नंबर ऑफ पेशेंट, टोटल सैंपल साइज कितना था, तो इधर की तरफ सैंपल साइज आएगा, तो उस सैंपल साइज और उस पी वैल्यू पे जाकर के आप रीड करते हो, उसी से कंपेयर करते हो, राइट। वो आगे चल के अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एग्जाम्पल जब देखोगे तब जाकर के और अच्छे से समझ में आएगा आपको, राइट। लेकिन याद रखना है यहाँ पे कि ये हर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग टेबल होता है, तो वहां लिखा होगा, जैसे मान लो कि उसमें लिखा होगा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, या लिखा होगा कि काई स्क्वायर का टेबल है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मानते हुए नल हाइपोथेसिस यदि जीरो होता, नल हाइपोथेसिस यदि ट्रू होता, तो इसका वैल्यू कितना आता, इतने सैंपल साइज लिए होते, इतना पी वैल्यू लिए होते, क्रिटिकल रीजन का वैल्यू ये आएगा। ऐसा कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया होता है टेबल में, जहां से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। देखो अब क्या है, टेबल देख रहा है, टेबल 1.1 इट शोज द 4 पॉसिबल आउटकम ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट। 4 आउटकम हो सकते हैं। In the two of the cases, the result of the test is correct decision, right? दो केस में उसका क्या है, करेक्ट डिसीजन है। देखो यहाँ पे एक कि जब एक टेस्ट का डिसीजन है क्या कि डू नॉट रिजेक्ट H0, एक डिसीजन हो सकता है, या रिजेक्ट H0 ये हो सकता है, करेक्ट। आपको समझ में आ रहा है? डू नॉट रिजेक्ट ए टेस्ट का क्या डिसीजन होता है, मान लो टेस्ट आएगा तो दो ही बात होगी ना, या तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है ना तो नहीं करना है, यही ना। वो अलग बात है कि यदि रिजेक्ट कर दोगे नल हाइपोथेसिस को तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपके पास है। लेकिन टेस्ट का डिसीजन तो यही दो हो सकता है ना, कि डू नॉट रिजेक्ट H0 या रिजेक्ट H0। जो आप इसके पहले वाले लेक्चर में आपने जो रिजेक्ट H0 वाला जो था, यहाँ पे H1 हमने लिखा था और यहाँ पे H0 लिखा था, करेक्ट, समझ गए, और कुछ डिफरेंस नहीं है। और यहाँ नेचर जो दिया हुआ है वो वहां पे हमने ट्रू वाला एक्चुअली लिया हुआ था कि H0 सही है और H1 सही है, ऐसा करके लिया था, करेक्ट। यहाँ पे क्या, हाँ हमने लिया था। यहाँ पे देखो एक्चुअली में H0 ट्रू हो सकता है, राइट, और हम रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं ट्रू, इसका मतलब करेक्ट डिसीजन है। H0 ट्रू है और H0 को रिजेक्ट नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया H0 को, इसका मतलब करेक्ट डिसीजन है, राइट, राइट। अब रिजेक्ट H0 यहाँ पे है, लेकिन H0 ट्रू है, लेकिन हमने क्या कर दिया, H0 को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या बना, टाइप 1 एरर। देखो H0 ट्रू है लेकिन हमने H0 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए टाइप 1 एरर, करेक्ट। यहां पे देखो डू नॉट रिजेक्ट H0, राइट, और H0 इज फॉल्स, फॉल्स होने के बाद भी मैंने H0 को रिजेक्ट नहीं किया, फॉल्स होने के बाद भी H0 को रिजेक्ट नहीं किया, तो उसको बोलेंगे टाइप 2 एरर। अलग अलग कहने के तरीके हैं, समझ गए, टर्म वही बात, वही, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई, ठीक है। नेमली ए ट्रू null hypothesis is not rejected and a false null hypothesis is rejected, करेक्ट है ना, करेक्ट डिसीजन है इस केस में कि ट्रू हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, ट्रू नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, राइट, एंड
ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, तभी करेक्ट डिसीजन होगा। तो ये दो करेक्ट डिसीजंस हैं। इफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस क्या है? ट्रू है, बट इट इज रिजेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, राइट, क्योंकि उसने टेस्ट रिजल्ट ने बोला कि इसको रिजेक्ट कर दो, तो वी कमिट द एरर टाइप 1 एरर। देखो टाइप 1 एरर पे इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर पे देखना तुम नेट से ढूंढ करके, तब देखो बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो आप, इसके प्रैक्टिस करना जरूरी है, राइट। इन द ऑपोजिट सिचुएशन क्या है? H1 इज ट्रू इन नेचर। H1 क्या है? H1 ट्रू है, राइट, H1 इज ट्रू इन नेचर बट टेस्ट डज नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब ये क्या कर दिया इसने? देखो H1 ट्रू था मतलब H0 फॉल्स था। H1 ट्रू था इसका मतलब H0 फॉल्स था। H0 फॉल्स था लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया, तो वो किस टाइप का एरर आ गया? टाइप 2 एरर आ गया। ठीक है जी। तो ये टेबल मतलब याद रखना है आपको, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर इटसेल्फ। हम आगे अभी नहीं जाएंगे, आप बाद में देखते हैं, इसके आगे की रिकॉर्डिंग हम बाद में करेंगे। चलो ओके, ठीक है, चलो थैंक यू।